हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है गणेश का, आप देख रहे हो लो 91। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 जो कि है रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और 1 बाय 1 वीडियो अपलोड हो जाएगी कोर्स में। ठीक है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, कभी कभी मैं अपलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो पिंड कमेंट में जो लिंक आएगी ना, उससे आप सारा कोर्स एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी काफ़ी ईजी है। अगर आपने पहली वाली जो मेरा पहला चैप्टर देख लिया होगा ना, चैप्टर 1, आपको पता लग ही गया होगा रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो रेलेवेंसी इज ऑल अबाउट कनेक्शन। एक सिनेरियो लेते हैं। मान के चलो एक मर्डर हो गया है। ठीक है, वहाँ पे एक्यूज पे चार्ज है कि उसने अपने नेबर को मारा है। ठीक है, मान के चलो ए ने बी को मार दिया है। ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन जो लॉयर है ना, वो बताना चाहता है कोर्ट को तो कुछ चीज़ें, जैसे कि एक्यूज देखा गया था नियर द सीन। दूसरी बात, एक्यूज और विक्टिम के बीच में फाइट हुई थी पिछले हफ्ते। ठीक है, एक्यूज का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था लास्ट 10 ईयर से। एक्यूज के ग्रैंडफादर वो भी क्रिमिनल थे। एक्यूज की वाइफ ये कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मार सकता है वो। कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे सिटी में, उसने रूमर सुना कि हाँ ऐसा हुआ होगा। एक्यूज ने रेड शर्ट पहनी थी। ठीक है, जो रेड शर्ट पहनते हैं ना, वो क्राइम करते हैं। तो आपको क्या लगता है, कोर्ट इन सारी बकवासों को सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। तो अगर कोर्ट ये सब चीज़ सुनेगा तो ट्रायल कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा भाई। तो इरेलीवेंट फैक्ट होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, इरेलीवेंट फैक्ट कंफ्यूज कर सकते हैं, मिसलीड कर सकते हैं, तो वहाँ पे जस्टिस पॉसिबल नहीं होता है। तो लॉ को इस केस में फिल्टर की एक जरूरत पड़ती है, जिससे वो रेलेवेंट फैक्ट को फिल्टर कर सके और इरेलीवेंट फैक्ट को फिल्टर कर सके। तो ये फिल्टर होता है ना, इसकी 2 लेयर होती है। एक होता है रेलेवेंसी, एक होता है एडमिसिबिलिटी। ठीक है, रेलेवेंसी वो चीज़ होती है जो फैक्ट कनेक्टेड होते हैं मेन केस से, उसको रेलेवेंट फैक्ट बोलते हैं, पता ही आपको। एडमिसिबिलिटी, भले ही कनेक्टेड हो, कोई भी फैक्ट कनेक्टेड है तो वो क्या यूज किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं एडमिसिबिलिटी। समझ में आया? तो अभी इन चीज़ों को ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर पढ़ते हैं डिटेल में। तो रेलेवेंसी बेसिकली होती क्या है? रेलेवेंसी इज ऑल अबाउट कनेक्शन। इफ फैक्ट इज रेलेवेंट इफ इट हैज ए लॉजिकल एंड लीगल कनेक्शन टू द फैक्ट इन इशू। ठीक है, मेन क्वेश्चन द कोर्ट नीड्स टू डिसाइड। एक फैक्ट रेलेवेंट होता है अगर वो लॉजिकल और लीगल कनेक्शन रखता है फैक्ट इन इशू से। ठीक है, फैक्ट इन इशू क्या होता है पिछली वीडियो में जाके पढ़ लो। हर वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्योंकि कोर्स बना रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा, प्रिज्यूम करके चलूंगा। ठीक है, जैसे प्रिजम्पशन होता है कि जो मैंने पढ़ा दिया है वो आपको पता होगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है लॉ में? रेलेवेंट का ये मतलब नहीं होता कि लॉजिकल कनेक्टेड इन कॉमन सेंस, जान रखना। इफेक्ट इज लीगली रेलिवेंट जब भी माना जाता है लीगली रेलिवेंट जब वो फॉल करता है विद इन 1 स्पेसिफिक रेलेवेंसी प्रोविजंस, जो कि दिए गए चैप्टर 2 में ऑफ बीएसए फ्रॉम 3 से 50। ठीक है, ये सेक्शंस बताते हैं कौन सा फैक्ट लीगली रेलिवेंट है। जस्ट बिकॉज एक फैक्ट लग रहा है रिलेटेड टू द केस, इसका ये मतलब नहीं होता कि ये रेलेवेंट है। ठीक है, बीएसए मतलब कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिसाइड करेगा कि क्या रेलेवेंट है क्या नहीं। ठीक है, जज खुद डिसाइड नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं लॉजिकल और लीगल रेलेवेंसी की। ठीक है, एक फैक्ट लॉजिकल रेलेवेंट जब भी होगा व्हेन इट हैज ए नॉर्मल कॉमन सेंस कनेक्शन विद अनदर फैक्ट। अगर एक फैक्ट हेल्प करता है हमें सोचने में कि अनदर फैक्ट मे बी ट्रू और फॉल्स, तो उसको लॉजिकली रेलेवेंट मान लेते हैं। बेसिकली लॉजिकली जो रेलेवेंसी होती है ना, वो बेस होती है किस किस चीज़ पे? ह्यूमन रीजनिंग पे, ठीक है, कॉमन सेंस पे, लॉजिक पे और प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, इन चीज़ों पे बेस्ड होती है कौन सी? लॉजिकल रेलेवेंसी। ठीक है, ये एक जनरल कंसेप्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिप्सन इफ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन 2 इवेंट्स, ठीक है, तो वो उसको लॉजिकली रेलेवेंट बताया गया है। क्या एक एग्जांपल से समझाऊं क्या? ए एक्यूज, मान के चलो ए एक्यूज ऑफ मर्डरिंग बी। एविडेंस क्या कहता है कि ए ने क्या किया? एक पॉइजन परचेज किया डे बिफोर द बीच डेथ। ठीक है, बी के मरने से पहले उसने पॉइजन बाई किया था। ठीक है, तो कॉमन सेंस क्या कहेगी? ए पर्सन बाइंग पॉइजन बिफोर समवंस डेथ, वो कनेक्ट हो सकता है क्राइम से। ठीक है, तो परचेज ऑफ पॉइजन जनरली लॉजिकली रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें लॉजिकली रेलेवेंट हो सकती है, बट लीगली रेलेवेंट वही चीज़ें होंगी जो कि सेक्शन 4 से 50 में दी गई है, ध्यान रखना। लॉजिकली रेलेवेंस बेसिकली एक जनरल कंसेप्ट है। लीगल रेलेवेंसी है ये वही है जो सेक्शन 4 से 50 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कौन डिसाइड करेगा? बहुत सारे एविडेंस आ गए, ए कह रहा है ये ठीक है, बी कह रहा है ये ठीक है। ठीक है, अब कौन डिसाइड करेगा इन चीज़ों को? कौन डिसाइड करेगा? जज डिसाइड करेगा। जज देखेगा कि भाई ये सेक्शन 4 से 50 में है या नहीं है। ठीक है, अभी इसके एक एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस टू इम्पीच द क्रेडिट ऑफ विटनेस। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। नॉर्मली जो कोर्ट होता है ना, वो अलाउ नहीं करता है एविडेंस अबाउट पर्सनल कैरेक्टर। और मान के चलो ए एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ठीक है, ए ने चोरी की है, ठीक है, बी के घर से। प्रोसिक्यूशन क्या कहता है कि जो ए है ना, ये एक बैड मैन है, बुरा पर्सन है। ठीक है, तो कोर्ट क्या कहेगा? इसने चोरी किया, इससे प्रूव हो ही नहीं रहा है, तो करेक्टर एविडेंस होता है ना, वो नॉन रेलेवेंट होता है। ठीक है,
जो करेक्टर एविडेंसेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू बीएसए नॉन रेलेवेंट होते हैं। बट इसकी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। मान के चलो कोई विटनेस है डब्लू, ठीक है, वो कोर्ट में आता है और वो कहता है कि मैंने देखा है ए को चोरी करते हुए, और बी कह रहा है, मतलब प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है कि डब्लू झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर अपोजिट पार्टी को यहाँ पे अलाउ किया जाता है टू ब्रिंग एविडेंस शोइंग दैट डब्लू इज नॉट ट्रस्टवर्दी, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो कोई विटनेस डब्लू है, ठीक है, वो कहता है कि आई सा ए कमिट मर्डर, कि वो कहता है कि मैंने देखा है कि ए ने मर्डर किया है, ठीक है, किसका, बी का मान लेता है, ठीक है। डिफेंस प्रूव क्या करता है, डब्लू हैज लाइड इन द पास्ट एंड इज नोइंग ऑफ बीइंग अनट्रूथफुल। बेसिकली प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है कि डब्लू झूठ बोल रहा है। यहाँ पे डिफेंस क्या कह रहा है, डिफेंस कह रहा है बेसिकली डू नॉट ट्रस्ट डब्लू, डब्लू पे ट्रस्ट मत करो, इसीलिए ये एविडेंस अलाउ होते हैं, ठीक है। इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस का मतलब होता है शोइंग द विटनेस शुड नॉट बी बिलीव, ठीक है। इम्पीचिंग ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस का मतलब यही होता है, ये दिखाना कि विटनेस को बिलीव नहीं किया जाना चाहिए। अब ये एक्सेप्शन क्यों है, नॉर्मली जो करेक्टर एविडेंस होते हैं ना वो अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। बट फॉर ए विटनेस करेक्टर ऑफ ट्रूथफुलनेस बिकम इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि इस विटनेस पे बिलीव करे या ना करे। तो एविडेंस अफेक्टिंग द विटनेस क्रेडिबिलिटी एडमिसेबल होते हैं। यहाँ से हमें क्या समझ में आया, मैं बेसिकली बता देता हूँ। जो करेक्टर एविडेंस होते हैं वो इरेलेवेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या होता है, करेक्टर एविडेंस एडमिसेबल होते हैं अगर ये यूज किए जाए ये दिखाने में कि विटनेस इज नॉट ट्रस्टवर्दी। एडमिसिबिलिटी नेक्स्ट गेट होता है, इससे आगे चलेंगे जब। भले ही कोई फैक्ट रिलेवेंट है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये एडमिट होएगा कोर्ट में। ये एडमिट नहीं हो सकता अगर वहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल है जो लॉ इसको एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो ये एडमिसेबल उस टाइम पे नहीं होगा। जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेवेंट है, कंप्लीटली रिलेवेंट है केस से, बट एडमिसेबल नहीं है क्योंकि बीएस से प्रोटेक्ट करता है मैरिटल कम्युनिकेशन को, ठीक है। अब इसके 3 लेवल होते हैं, पहला रेलेवेंसी, दूसरा एडमिसिबिलिटी, तीसरे प्रोबेटिव वैल्यू, ठीक है, असर्शन, पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। 3 लेवल होते हैं। एवरी पीस ऑफ एविडेंस इन केस गो थ्रू 3 लेवल से जाता है। पहला है रेलेवेंसी, इफ द फैक्ट लीगली रेलेवेंट अंडर द 3 से 50, उसमें रेलेवेंसी चेक करते हैं रेलेवेंट है नहीं। उसके बाद एडमिसिबिलिटी, भले ही वो फैक्ट रेलेवेंट हो, ठीक है, क्या उसको लो एक्सक्लूड तो नहीं कर रहा है, जैसे प्रिविलेज, पब्लिक पॉलिसी, हियर से रूल वगैरह, ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो एडमिसिबल हो जाएगा। तीसरा है प्रोबेटिव वैल्यू, अगर एडमिट होता है तो हाउ मच वेट डज द कोर्ट गिव इट, ठीक है, कितना ये स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कोरोबोरेटिव इसकी वैल्यू वगैरह ये है। उसके बाद आती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होती है, बेसिकली ए फैक्ट कैन बी रिलेवेंट बट नॉट एडमिसेबल। एक फैक्ट रिलेवेंट हो सकता है बट एडमिसेबल नहीं, ठीक है, और एक फैक्ट एडमिसेबल हो सकता है बट नॉट रिलेवेंट, ठीक है, वो रिलेवेंट नहीं हो सकता। तो प्रोबेटिव वैल्यू इज असेस्ड, जो प्रोबेटिव वैल्यू होती है वो देखी जाती है ओनली आफ्टर एडमिशन, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझो। जो लॉजिकल रिलेवेंट चीज़ें होती हैं वो सारी लीगली रेलेवेंट नहीं होती है। जितनी भी लीगली रेलेवेंट चीज़ें होती हैं वो सारी एडमिसेबल नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो पुलिस का कन्फेशन है, तो ये लॉजिकली रेलेवेंट है, बिल्कुल है, लीगली रेलेवेंट है, बट ये एडमिसेबल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। तो जितनी भी सारी एडमिसेबल चीज़ होती हैं वो लीगली रेलेवेंट होती है, ठीक है, लॉजिकल रिलेवेंट भी हो सकती है, बट जितनी भी लॉजिकली रेलेवेंट चीज़ होती है ना तो वो सारी एडमिसेबल हो सकती है, और जितनी लीगली रेलेवेंट चीज़ें होती है वो भी सारी एडमिसेबल नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम क्या रेलेवेंट है या नहीं, उसके बाद आता है एडमिसिबिलिटी पे। केस लो है राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1998। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जो हमने अभी बात की है ना इस केस में कही गई थी, ठीक है। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट मे नॉट बी एडमिसिबल, ए एडमिसिबल फैक्ट मे नॉट बी टेक्निकली रेलेवेंट। प्रोबेटिव वैल्यू डिफरेंट होती है दोनों रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी से। प्रोबेटिव वैल्यू मतलब होता है वेट और इंपॉर्टेंस गिवन टू एविडेंस आफ्टर इट इज एडमिटेड इन द कोर्ट, ठीक है। तो जब स्टार्ट करोगे सेक्शन 3 या फिर एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी के बारे में पढ़ना, तो जो मैंने बातें अभी तक आपको बताई है ये सारी बात ये पहले लिखनी होती है, ठीक है। सारा कुछ डिक्टो सेक्शन से ही नहीं लिखना होता है, ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए ये सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ किस में कहा गया था, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। याद रखना केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे कुछ जजेज की ड्यूटी होती है और कुछ जजेज को पावर भी दी गई है रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। सेक्शन 141 ऑफ द बीएस से सबसे पहली बात, और सेक्शन 141 का सब सेक्शन 1, 2, 3 इसके बारे में सबके बारे में बात करता है। सेक्शन 141 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, व्हेन ईदर पार्टी इज प्रपोजिंग टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट द जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस इन व्हाट मैनर द एलिजिड फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट, ठीक है, एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो आप कोई एविडेंस लेके आ रहे हो कोर्ट में या फिर आप कोई फैक्ट लेके आ रहे हो कोर्ट में, जज आपको रोक सकता है वहीं पे ही और पूछ सकता है कि ये एक्चुअली क्या हेल्प करेगा, मतलब कि क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है। अगर ये रेलेवेंट है
तो जज इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये रेलेवेंट नहीं है, कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन वगैरह है जो कि प्रूव नहीं कर रही है कुछ भी चीज़, तो जज यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, मना कर देगा। सेकंड है इफ फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच द एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फैक्ट बी तब अलाउ होता है अगर आप फैक्ट ए को पहले प्रूव करो, ठीक है, ये फैक्ट ए है, ये फैक्ट बी है, ठीक है। कभी कभी फैक्ट बी जब अलाउ होता है जब आप फैक्ट ए को पहले प्रूव करो, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, मान के चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो खो गया है, तो आप उसकी क्या दिखाना चाहते हो, आप उसकी कॉपी दिखाना चाहते हो, ठीक है, जो कि फैक्ट बी है। ये फैक्ट ए है, ये फैक्ट बी है, ठीक है। तो लॉ आपको कहेगा कि यू कैन ओनली यूज कॉपी अगर आप पहले प्रूव करोगे कि जो ओरिजिनल है वो एक्चुअली खो गया है और डिस्ट्रॉय हो गया। तो जज आपको फैक्ट बी के बारे में बात करने देगा अगर आप प्रॉमिस करोगे, मतलब कि आप अंडरटेकिंग लिख करके दोगे कि जो फैक्ट ए है ना उसको मैं बाद में प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो जज ट्रस्ट करेगा आप पे टू कीप दैट प्रॉमिस। ध्यान रखना, ये सेक्शन 141 का सबसेक्शन 2 कहता है। सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है, अगर रेलेवेंसी ऑफ वन फैक्ट डिपेंड करती है किसी दूसरे फैक्ट पे, ठीक है। ये मान के चलो वन फैक्ट है, ये फैक्ट है 2, तो इसकी रेलेवेंसी इस पे डिपेंड करती है, इसकी रेलेवेंसी इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो उस केस में जज के पास डिस्क्रिशन होती है, चॉइस होती है, ठीक है, रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ प्रूफ, रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ प्रूफ। तो जज यहाँ पे क्या कर सकता है, जज अलाउ कर सकता है कि पहला फैक्ट, ठीक है, ये जो पहला फैक्ट है ये पहले प्रूव किया जाए, या फिर जज इंसिस्ट कर सकता है कि जो सेकंड फैक्ट है ना ये पहले प्रूव किया जाए, ठीक है। एक एग्जांपल समझाता हूँ। आप कोर्स आपने बाई किया तो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ए है, वो वांट टू प्रूव कि ए है कोई बंदा, वो प्रूव करना चाहता है कि कोई लेटर है वो बी ने लिखा है, ठीक है। तो रेलेवेंस ऑफ द लेटर डिपेंड करता है उन प्रूविंग कि बी ने एक्चुअली इसको लिखा है, समझ में आया। तो जज क्या करता है, जज यहाँ पे पहले अलाउ कर सकता है कि लेटर दिखाया जाए, ठीक है, बाद में हैंड राइटिंग प्रूव हो, ये भी अलाउ कर सकता है। या फिर जज यहाँ पे पहले प्रूफ मांग सकता है हैंड राइटिंग के और तब अलाउ करेगा लेटर को, समझ में आया। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो कि इंपॉर्टेंट थे एडमिसिबिलिटी को लेके, जो कि बताने बहुत जरूरी थे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ही सारा एक्ट कंप्लीट होगा, ऐसे 1 by 1 सेक्शन आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आई होप रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भाई थम्स अप कर दो, कमेंट वगैरह जहाँ पे भी मतलब जगह मिले वहाँ पे लिख के मेरे को बताओ, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रेस जेस्टे, सेम ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। रेस जेस्टे आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।